चलिए, आप लोगों की स्थिति पता चल गई अपने को। अब आप ढंग से पढ़ेंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज ये आपकी आखिरी क्लास रहेगी, ठीक है। आप लोगों को पढ़ के आना है, नहीं तो क्या मतलब आप इधर पढ़ रहे, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इधर पीछे भूलते जा रहे हो, वो किसी काम की ऐसी पढ़ाई नहीं, ठीक है। अपन ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लिया था, और अपन अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी अभियान थे, पहले अपन ने उत्तर भारत के अभियान देखे, फिर अपन ने क्या के अभियान देखे, दक्षिण भारत के अभियान देखे। अपन ने देखा कितना अति धन लूटा उसने। दक्षिण भारत के अभियान किसने करे थे? मलिक काफूर ने। उत्तर भारत के अभियान में ज्यादातर कौन रहे थे? तो वो खुद रहा था, या फिर अल्माज बेग जो उसका भाई है उसने उसका साथ दिया था। अब हमको उसकी बाजार व्यवस्था पढ़नी थी और उसके अंतिम दिन पढ़ने थे। तो सबसे पहले उसकी एक चीज ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी को अगर आप याद रखते हैं वर्तमान समय में, तो उसका सबसे ज्यादा रेलिवेंस इसी चीज के लिए है कि उसने बाजार व्यवस्था स्टार्ट करी। यह बाजार व्यवस्था कैंटीन व्यवस्था है। कैंटीन व्यवस्था मतलब समझते हैं, सेना में कैंटीन व्यवस्था चलती है, जिसमें सेना को सबसे अच्छी क्वालिटी का अनाज एक निश्चित कीमत पर देते हैं, और वो निश्चित कीमत बाकी कीमतों से क्या होती है? कम होती है, बहुत कम। और हर माल ओरिजिनल मिलता है वहां पे, हर सामान। इसलिए आपके अगर कोई परिचित सेना में हो तो बहुत सारे लोग मंगाते हैं उनसे कि यार वो ले आना यार, ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें मंगाते हैं। जानने वाले जानते हैं क्या बोल रहा हूं। बहरहाल, ये कैंटीन व्यवस्था जो चालू करने वाला व्यक्ति है उसका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। हम उसी कैंटीन व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। इसके अंदर माल का जो दाम है वो निश्चित रहेगा, हर सामान का। उसकी क्वालिटी निश्चित रहेगी, कहां से आएगा वो निश्चित रहेगा, किसको कितना मिलना है वो निश्चित रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई सा सामान सस्ता मिल रहा है तो आप पूरी पूरी क्वांटिटी खुद ही उठा के ले जाओ, तो फिर बाकी लोग क्या रखेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आप लोग खरीदने के लिए आए और खरीदार बाहर जाके बेच रहा है, ये भी चीज पॉसिबल नहीं। अपन देखते हैं, धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। बाजार व्यवस्था, इसको जो करने वाला, शुरू करने वाला है वो क्या कहलाता है? दीवाने रियासत, मतलब वित्त विभाग का प्रमुख, जिसने इस व्यवस्था को स्टार्ट करा है। पैसे से रिलेटेड है व्यवस्था, व्यापार काय से रिलेटेड है? पैसों से। इसलिए इसको वित्त विभाग का प्रमुख शुरू कर रहा है। और इस वित्त विभाग के प्रमुख को क्या बोलते हैं? सदर ए रियासत। इसका जो हेड है उसको क्या बोलते हैं? सदर ए रियासत। मतलब ये तो वित्त विभाग है और ये वित्त मंत्री है, और वित्त मंत्री का नाम क्या है? मलिक याकूब। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। कभी अपने से पूछ लें कि बाजार व्यवस्था को चालू किसके समय किया गया, तो अपने को पता है अलाउद्दीन खिलजी। पर कोई सी ऐसी एग्जाम हुई जिसमें बहुत ज्यादा डीप से पूछ रहे हैं, तो वो पूछ लेंगे किसने करा, तो कौन करता था? मलिक याकूब। देखते हैं बाजार व्यवस्था है क्या। तो बाजार व्यवस्था को 3 पार्ट्स में बांटा था इन्होंने। आप लोग कभी मार्केट में गए हैं? लगभग सभी लोग गए होंगे। ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसके माता पिता ही जाते हैं और आप लोग कभी भी नहीं जाते हैं मार्केट में। ऐसे कोई है? जब आप लोग मार्केट में जाते हैं तो सब्जी मंडी अलग जगह है, ठीक है, अनाज का व्यापार अलग जगह होता है, कपड़ों का मार्केट अलग है, सदर बाजार ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना उसको, सराफा बाजार। और जो ज्वेलरी का है उसको बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? सराफा बाजार। ऐसे अलग अलग सब बटे रहते हैं, सबका अलग अलग क्षेत्र रहता है ताकि आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़े। एक ही तरह की चीजें एक जगह पर रहती है। वैसे ही उस समय अलाउद्दीन खिलजी जो बाजार व्यवस्था चालू कर रहा है उसने भी यही करा, एक जैसी चीजें एक जगह। सबसे पहले एक बाजार बनाया जिसका नाम क्या रखा? गल्ला-ए मंडी। ये गल्ला-ए मंडी, इसके अंदर क्या मिलता है? अनाज, हर तरह का अनाज, गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना, मक्का, हर तरह का अनाज मिलता है। अनाज इंसान की सबसे मूलभूत जरूरत है, राइट। ये जो अनाज मिल रहा है बहुत अति सस्ता मिल रहा है, बहुत सस्ता है। मैंने ये व्यवस्था काय के लिए चालू करी थी? सैनिकों के लिए। पर इसका लाभ कौन उठा रही? दिल्ली की जनता भी उठा रही। प्रश्न ऐसे बनते हैं कि क्या ये पूरे राज्य में लागू था, मतलब जितना क्षेत्र था अलाउद्दीन खिलजी का सभी में? तो इसका आंसर है नहीं। ये कहां कहां पे लागू था? सिर्फ दिल्ली में, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में। मेन उद्देश्य क्या था? तो कम कीमत पे सेना को रसद उपलब्ध करवाना। इसमें आसपास के जितनी भी जगह है जहां से सबसे अच्छा अनाज उगता है, जैसे दोआब, दोआब का क्षेत्र जानते हैं आप लोग कहां है?
गंगा यमुना का दोआब दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया है। ये गंगा नदी बह रही है, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ये यमुना नदी बह रही है। अब ये जो बीच की जगह बची ये क्या कहलाता है? दोआब। और दुनिया का सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया है कौन सा है? गंगा यमुना का दोआब। वहां पे जो किस्म की चीजें उगती है बहुत बड़ी प्रचुर मात्रा में उगती है, मिट्टी बहुत ज्यादा फर्टाइल। अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिलवाया कि यहाँ के जितने भी किसान हैं, आप लोग सब किसान हैं, आप लोग अपने हिसाब से बेच देते हैं ना सामान, कि तू नहीं खरीदेगा ठीक है हम रख लेंगे, लहसुन के भी भाव नहीं है, जब होंगे तब बेचेंगे, तेरे भरोसे थोड़ी है। ऐसा उसके समय नहीं था। आप लोग ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लीजिए आपके घर में 100 किलो कुछ उगा, आपके दिमाग में अभी नहीं बेच रहे, 10 किलो बेच देंगे, 90 किलो खुद के पास में रख लेंगे, ये स्टॉक करके आपने रख लिया। पर अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी इजाजत नहीं थी। उसने बोला तेरे घर में कितने लोग हैं? तो आपने बोला हम 5 लोग हैं। तो उसने बोला 5 के लिए 10 किलो बहुत है, तो ये 10 किलो तो तू रख और 90 किलो हमको दे दे। तो बोले नहीं नहीं आप अनाज मत रखो, आप पैसे ले लो, अनाज के बदले जितने का अनाज हो रहा है उतने पैसे ले लो। तो अलाउद्दीन खिलजी बोलता नहीं, मुझे क्या चाहिए दो आपसे? सिर्फ और सिर्फ अनाज, क्योंकि वहां के अनाज की क्वालिटी बहुत अच्छी है। दोआब भी और राजस्थान का कोई सा एरिया है, वहां से भी क्या मंगा रहा है वो? सीधे सीधे अनाज मंगा रहा है। फिर उसमें भी कुछ व्यवस्थाएं कर रखी है उसने, लाने ले जाने वाले कौन रहेंगे वो भी यहां निश्चित है। कोई बीच में व्यापार नहीं कर सकता। जो अनाज बिकेगा, मतलब मान लीजिए मैं अनाज का व्यापारी हूं, अगर आप खरीदने के लिए आ रहे हो मेरे से, और आप लोगों ने, अब इसके दिमाग में आया वर्षा के कि यार एक काम करती हूँ ना, रत्नेश्वर से अनाज खरीदती हूँ, इतना सस्ता बेच रहे हैं, यहां से खरीद के दूसरे शहर में जाके बेच दूंगी। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि हर व्यक्ति निश्चित मात्रा में अनाज ले सकता है और बाहर जाके बेच भी नहीं सकता है। ऐसी व्यवस्थाएं करी। फिर अंदर तक इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर दी कि अगर आप अनाज को कम बेच रहे हो, मतलब मान लीजिए मैं व्यापारी हूं और मैंने अनाज को कम बेच दिया, मतलब ये मान लीजिए कि इसने मेरे से 100 किलो अनाज लिया था और मैंने इसको कितना दिया? 99 किलो, 1 किलो में खा गया, 1 केजी ये क्या मैंने रख लिया। तो ये जो 1 केजी है ना, वो मेरे शरीर के मांस में से निकाल के तोल देंगे वो लोग। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। फिर इच्छा होगी क्या व्यक्ति को? वो 2 किलो ज्यादा रख देगा पर कम रखेगा क्या? कभी नहीं रखेगा। ये अलाउद्दीन खिलजी ने व्यवस्था करी थी। मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कि किसके थ्रू ये सब काम होता था। बहरहाल बस जानते रहिए, गल्ला मंडी काय का बाजार है? तो अनाज, मतलब हर तरह का अनाज। निश्चित है कीमत भी, ऐसा नहीं कि मेरी और इसकी दुकान है तो ये 100 रुपए किलो बेच रही है, मैं 90 रुपए किलो बेच रहा हूँ। हाँ, ये भी उतना ही बेचेगी जितना मैं बेच रहा हूँ। क्वालिटी पे अलग अलग नहीं होनी चाहिए। हर चीज के लिए जांच के लिए उसने लोग बिठा रखे। इतनी कड़ी व्यवस्था है वो। सोचिए आज से लगभग कितने साल हो गए होंगे? 800 साल, 800 साल के करीब, 800 साल पहले व्यवस्था चली उसने। 800 नहीं 700 साल पहले चलाई। सोचिए इतनी गहरी व्यवस्था। इसका जो हेड होता था उसको क्या बोलते थे? सराय ए मंडी। सराय ए मंडी, सराय, इसके हेड को बोलते थे सराय ए अदल। और सॉरी, सहना ए मंडी है वो, सराय मंडी नहीं है, सहना ए मंडी है ना, मैंने गलत पढ़ लिया। सहना ए मंडी सही लिख रखा है। ये क्या है? इसका हेड है। गल्ला ए मंडी काय का बाजार है? अनाज का। और इसके हेड को क्या बोलते हैं? सेना ए मंडी। फिर एक और जो बाजार है उसका नाम क्या है? सराय ए अदल। सराय ए अदल का मतलब होता है इसको छोड़ के जो बाकी सामान मिलेगा, जैसे सूखे मेवे, समझ रहे हैं ना, कपड़े, जूते, ये सब कहां मिलेंगे? सराय ए अदल में। अनाज को छोड़ के जितना भी काम है सब कहां मिलेगा? सराय अदल में। व्यवस्था बेसिक वैसी है, बस यहां पे व्यवस्था इतनी कड़ी नहीं है व्यापार को लाने ले जाने के लिए। फिर आखिरी जो है उसको क्या बोलते हैं? गुलामों का बाजार। जहां पे क्या मिलते हैं? गुलाम ऐसे लाइन से खड़े रहते हैं, तो आप जाओ, देखो, चेक करो ठीक है कि नहीं है, बुद्धि है कि नहीं है, कितने में खरीदना है। तो ऐसे ऐसे खड़े रहते थे, अपन जाके खरीद सकते थे गुलाम इंसान को।
समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? अब इसने कुछ अधिकारियों को नियुक्त कर रखा था, जैसे मुहत्सिब था या मापतोल का अधिकारी था। मैंने वो मापतोल का अधिकारी बताया, जो जाके चेक करता था कि बराबर सामान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी कई बार अपने गुप्तचरों को भेज देता था कि तू जा और तू सामान खरीद के लेके आ, तू खरीद, अगर तेरे को भी कम दे देंगे तो अपन समझ जाएंगे कि यार झूठ बोलता है। तो अलाउद्दीन खिलजी रोज पता करता था कि कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ी है क्या बाजार में। वो रोज पूछता था, किससे? अपने गुप्तचरों से। उसने बोल रखा था कि यहां जरा सी व्यवस्था बिगड़े तो तुरंत मेरे पास में आ सकते हो, मैं चाहे कहीं पर भी रहूं, चाहे शयन कक्ष में मेरे पत्नी के साथ में शयन कर रहा हूं मैं, तब भी तुम उठ के आ जाना और मेरे को बता देना है व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है। कितनी गहरी पकड़ है उसकी अपने राज्य पे। फिर एक मोहनयान होता था, जो मैं बता रहा हूं, व्यक्तिगत गुप्तचर होता था। मतलब एक तो गुप्तचर है जो सबको पता है कि गुप्तचर का रूप में काम कर रहे हैं, एक उसके खुद के व्यक्तिगत गुप्तचर हैं जिसको सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी खुद जानता है, बाकियों को पता भी नहीं है कि वो गुप्तचर के रूप में काम कर रहे हैं। और एक बरीद, जिसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुप्तचर। ये तो नॉर्मल गुप्तचर मतलब बरीद, व्यक्तिगत गुप्तचर मतलब मोहनयान, और मुहत्सिब मतलब मापतोल का अधिकारी, जो जा जाके ये चेक करता है कि सही सार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। समझ में आ गया? यही सजा भी देता है, जो मैंने बोला ना कि ऐसे निकाल के मांस तोल देना उतना के उतना ही। वो भी कौन कर रहा है? ये कर रहा है। कैसी है व्यवस्था? जो बोल रहे अच्छे हाथ खड़े करो, जो ये बोल रहे कि नहीं यार ऐसे तो नहीं करना चाहिए यार, मांस वास काटना अच्छी बात थोड़ी होती है, हाथ खड़े करो। क्या हुक्म यार, कमजोर निकल गए यार। मेरे हिसाब से बढ़िया यार। ऐसे जहां पे बिल्कुल सिविक सेंस नहीं होना, वहां के लोगों को थोड़ा लाइन पे लाने के लिए। देखो यार एक बात बताऊं क्या, एक के मांस निकाल के आप डाल दो, बाकी फिर अगली बार से कुछ गलत हो गई तो वो व्यवस्थाएं वैसे ही सुधर जाती, जरूरत पड़ती नहीं फिर। 10 किलो मतलब खत्म है वो, 10 किलो का 1 किलो में भी खत्म है। बेचारा बेचारा कम क्यों दे रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के जो अंतिम दिन है मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो आप लोगों को जीवन का सत्य समझा देते हैं। आप लोगों को, आप लोग जो अपने पिताजी पे माताजी पे ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? देते हो? आखिरी बार कब पूछा था मम्मी कैसी हो? पापा के पैर कब दबाए थे आखिरी बार? ध्यान मारा? वो दबाए नहीं, अपना तो फर्ज है ना दबाना। दबाए नहीं, दबाए क्या होता है? कभी बैठ के कंधे दबाने लग गए ऐसे ही कि इच्छा हो रही है दबान दो, थोड़ा तो पढ़ने दो। डरता तो मैं भी ऊपर दबा देता हूँ, मेरे को बातचीत थोड़ी करनी, दबा नहीं तो है। मैं तो इतनी बातचीत भी नहीं कर पाता हूँ, पर क्या जाता है, मैं बातचीत नहीं करता हूँ, मैं ऐसे दबा दूंगा, वो बोलते रहेंगे, एक तरफा बातचीत होगी, खुश वो भी खुश मैं भी खुश, ज्यादा जवाब नहीं देता हूँ। पर हाँ दबाना चाहिए। वो आपको यहाँ नजर आएगा है ना कि कैसे दुनिया बदलती है समय के साथ में। एक समय अलाउद्दीन खिलजी है, उसके बच्चे उसके आसपास घूम रहे हैं, पापा पापा, पत्नियां घूम रही है कि आप कैसे हो, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आप खाना खाया करो टाइम पे, ये सब बातें कर रही हो। फिर अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गए? अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गए? बूढ़े हो गए। अब वो बुजुर्ग हो चुका है, अब बच्चों में काय की लालसा है? सत्ता की। पत्नियां चाहती है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ जाएं, है ना, कि मेरा बच्चा सत्ता पे बैठ जाए कैसे भी। इसको अलग से मत ले, ये समाज का नेचुरल फिनोमिना दिखाता है। अपने घर को एक साम्राज्य समझोगे तो व्यवस्था, अरे यार मैं जोली में हार गया यार, मैंने बनाई नहीं, बना के रख लेता हूं फिर आ जाएंगे। ठीक तो कहां पे थे अपन? कहां पे थे अपन? हाँ, अगर आप लोग अपने घर को एक साम्राज्य समझेंगे तो आप लोगों को यह चीज समझ में आएगी कि जैसे जैसे देश का साम्राज्य चलता है ना, वैसे घर में व्यवस्थाएं चलती है। घर में, परिवार में
एक मैंने बहुत अच्छा किस्सा सुना था कि एक व्यक्ति थे जिसकी पत्नी बहुत फिक्र करती थी। मतलब वो लेट आते थे ना घर में, तो उसकी पत्नी खाना भी नहीं खाती थी जब तक वो आ नहीं जाए। वो इतना प्रेम करती थी कि वो खाएंगे फिर उनकी झूठी थाली में खाती थी वो। बहुत सम्मान। ऐसे ही एक रोटी खाते, दो रोटी खाते तो बोलती तीसरी आपको सौगंध खानी पड़ेगी। ये सच्ची घटना है। फिर उनको उनको पैरालिसिस हो गया। उनको पैरालिसिस हो गया तो उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी उनको अन्न कम खिलाने लगी कि अन्न कम खाएंगे तो ही अच्छा है, अदरवाइज कहाँ इनको उठा उठा के इनकी सफाई करती रहूंगी। अन्न कम खिलाने लगी उनको। थोड़े टाइम रुकती रही, फिर उनको गालियां देने लगी कि क्या तेरे चक्कर में फंस गई हूं मैं, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, नर्क बना दी। फिर गैर पुरुषों को घर में लाने लगी। सब लोग वही हैं, महिला वही है, पुरुष भी वही है, बस समय परिवर्तन हो गया है, स्थितियां चेंज हो गई। आप लोगों को कभी दिमाग में आता होगा ना कि मतलब जिस माँ बाप जो बच्चों को ऐसे करके गोदी में पालते हैं, कितनी मेहनत से प्रसव पीड़ा सह के माँ पैदा करती है, तो बच्चे कैसे मार लेते हैं उनको कैसे छोड़ के आ जाते हैं बाहर जाके। छोड़ने के भी तरीके रहते हैं, बाहर के बाहर छोड़ के आ जाते हैं कि मम्मी घुमाने ले जा रहा हूँ, और वो जहाँ शेल्टर रहता है ना इनका, ओल्ड एज होम, वहां छोड़ के आ जाते हैं। तो कोई दुनिया बाहर ही नहीं है, यहाँ जैसा है ना वो यहाँ पे भी घूम रहा है। थोड़ा ध्यान रखना इन सब चीजों का, फिर भुगतना पड़ता है। ये अलाउद्दीन खिलजी भी भुगतेगा, इसकी औलादे भुगतेगी। अभी हाल आपके आंखों के सामने बताऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी बीमार रहने लग गया है, बूढ़ा हो गया है। मल्लिका जहां जो इसकी पत्नी है, जो कभी इससे पूछा करती है कि 2 रोटी और खाओ ना, आपको मेरी कसम है, वो अब षड्यंत्र रचती है अपने भाई के साथ में कि मैं सत्ता पे बैठूं। और वो बेचारा कोने में पड़ा हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी बोल रहा है कि कोई मिलने के लिए जाओ, थोड़ी सी बातचीत कर लो। इसका बेटा है खिज्र खान। खिज्र खान ध्यान में आ रहा है, जिसके नाम पे क्या रख दिया था इसने, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद। वो नशे में चूर है कि पापा इतना कुछ छोड़ के गए हैं, क्या करूंगा, चलो दारू पी लेता हूं। क्या ही होगा इस धन का, कोई तो कदर करे, तो मैं कदर करता हूं पी के। खूब अय्यासी दोस्त वोस्त ला रखे हैं कि क्या चिंता है, जितनी पीनी हो पियो, पापा तो मना ही नहीं कर पाते, बोल ही नहीं पाते ढंग से, मना कहां करेंगे। साम्राज्य अमृत जाए भाड़ में, इसको फिक्र ही नहीं है किसी चीज की। खिज्र खान को जब फिक्र नहीं है तो मल्लिका जहां अल्प खान मिलके क्या कर देंगे, इसको अंधा करवा देंगे, अंधा करवा के जेल में ठूस देंगे इसको। तब अलाउद्दीन खिलजी को याद आएगी कि यार जो सगे थे वो तो पराये हो गए, एक ही तो मेरा पराया था जो सगा था, उसको फोन लगा के बुला देता हूं। होता है ना कोई जो बाहरी होता है पर अपनों से ज्यादा अपना होता है। ऐसे अलाउद्दीन खिलजी के लिए कौन था, मलिक काफूर था। तो मलिक काफूर को चिट्ठी भेजी, हाय याद आती है आपकी, कहाँ हो दोस्त, मैं यहाँ अकेला पड़ गया हूँ, बीमार रहने लगा हूँ, घर वाले फिक्र नहीं करते हैं, बच्चा आवारा हो गया है, पत्नी को फर्क ही नहीं पड़ता है, मैं क्या करूं। तो मलिक काफूर बोलता है मैं दक्षिण में बैठा हुआ हूं, अब भी आता हूं। मलिक काफूर जाएगा और सबसे पहले क्या करेगा, इसको जेल में बंद करवा देगा, इसकी हत्या करवा देगा। अल्प खान को मरवा दिया, मल्लिका जहां को जेल में बंद करवा दिया। खिज्र खान की क्या करवा दी, आंखें फोड़वा दी। पहले उन्होंने जेल में डाला, इसने आंखें फोड़वा दी, उसी की औलाद की। और बढ़िया अलाउद्दीन खिलजी के पास में बैठता है, उसका ध्यान रखता है। ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जो हत्या करवाई, कुछ इतिहासकार कहते हैं दारुल पीड़ा से मरा, मतलब पेट के रोगों से मरा। पर कई इतिहासकार बोलते हैं कि उसकी हत्या करवाई थी, और करवाई किसने थी, मलिक काफूर ने। साथ में रहता था, जेर देना बहुत आसान है साथ वालों के द्वारा। अरे सबसे गहरा धोखा कहां होता है, जहां सबसे गहरा भरोसा होता है। मेरे को, मैं गलत जगह आ गया हूं क्या, इतिहास नहीं मेरे को होना चाहिए क्या। अरे वो नहीं रहते कथावाचक तो अरे तुमको दुनियादारी का ज्ञान सिखा रहा हूं बेटा, याद रखोगे, ये सब भूल जाओगे, वो चीज याद रहेगा। हाँ यार,
अब और क्या कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी मरवा दिया। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी से शादी कर ली इसने, जब्त माली से शादी कर ली। इसका बेटा है सियाबुद्दीन उमर खिलजी, सियाबुद्दीन उमर खिलजी। इनके लड़का नहीं है, ये अलाउद्दीन का ही लड़का। ये तो बूढ़ी होगी ना, बुजुर्ग होगी ना क्या? हाँ तो था ना। तो इसका बच्चा तो राज करना है ना। एक नाम है शादी का। अलाउद्दीन के लिए पत्नी जैसे ही था, ये तो पत्नी थोड़ी था क्या? एक नाम है, एक नाम है कि शादी कर ली, साथ में रहने लगे, ज्यादा डीप में मत जाओ, बस समझते रहो चीजों को। सियाबुद्दीन मलिक काफूर का बेटा नहीं है, सियाबुद्दीन अलाउद्दीन का बेटा ही है। इसका तो हो गया ना स्टेप सन, स्टेप सन के रूप में रह रहा है। ऐसा समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जब्त माली और अलाउद्दीन का पहले से एक बेटा है, और अलाउद्दीन की मौत के बाद में ये जब्त माली ने किससे शादी कर ली? मलिक काफूर से। ये बुजुर्ग है महिला, पर इनको सत्ता के लिए शादी करनी पड़ी, क्योंकि सेना किसके हाथ में है? मलिक काफूर के हाथ में। और बेटा किसका है? तो जब्त माली का है। तो दोनों को समझौता करना पड़ेगा, तब राजा बना पाएगी। अब बात आ रही है इसमें? ऐसा कुछ। फिर एक और, ये क्या है? ये वाला अरे ये मुबारक शाह खिलजी लिख रखा है ना यार। कैसे? ये वाला ना, मेरे को पता था पर मैंने बताया नहीं। मैं ये देखना चाहता था, तेरे को आता ही नहीं। मुबारक शाह खिलजी। मेरे मतलब एक चीज और है कि चाहे आप गाली दो, कुछ भी करो इसको, और एक और वो क्या बोलते हैं, एक और क्या नाम है जो मुगलों में आएगा? मुगलों में कौन सा शासक था? औरंगजेब नहीं यार, बाद में आया था ना वो, मोहम्मद शाह रंगीला। चाहे आप इसको और उसको कितनी गाली दे लो, पर एक चीज माननी पड़ेगी, दोनों ने अपने जीवन में बढ़िया जिया, उनको लोगों से फर्क नहीं पड़ा। इस मुबारक शाह खिलजी का भी ऐसा ही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि सुल्तान उपाधि कौन देता है? कौन देता है? खलीफा। अब इस जैसे मतलब ये बिगड़ा हुआ आवारा है, ये राजा कैसे बना? समझदार है पर आवारा है, मतलब इसे बिगड़े हुए लोग नहीं होते वैसा कुछ, पर है समझदार। जब मलिक काफूर ने इसको गिरफ्तार करवाया, किसको? मुबारक शाह खिलजी को जेल में डलवा दिया। फिर मलिक काफूर ने आज्ञा दी सैनिकों को कि जा और जाके किसकी हत्या करवा दे? मुबारक शाह खिलजी की। तो जिन लोगों को इसने क्या बोलते हैं मलिक काफूर ने भेजा था मुबारक शाह खिलजी की हत्या करवाने के लिए, जब वो हत्या करने के लिए गए तो मुबारक शाह खिलजी ने रोक दिया, बोले कि बस एक बात सुन लो फिर मार देना, सिर्फ एक छोटी सी बात। तो उनकी इच्छा होगी चल सुना दे, बोले कि तुम्हारे फायदे की बात है। तो उन सैनिकों ने बोला बता। तो उसने पूछा कितने रुपए दिए? उसने मलिक काफूर ने कितने रुपए दिए हैं? तो उसने बताया होगा 1000 दिनार दी है। तो उसने बोला मैं 10,000 दूंगा। फिर एक और चीज भी याद करो कि ये बाहरी थोड़े टाइम पहले हिंदू था, मुसलमान बन गया, फिर किन्नर, मैं आदमी, मेरे बाप ने तुमको नौकरी पे रखा था, मेरे पिताजी तुमको नौकरी पे नहीं रखते, तुम नौकरी पे रह पाते? एहसान भूल गए हो? ऐसे करके रोने लगा। वो भावुक हो गए, यार नौकरी पे तो रखा था यार। बोले मेरे पिताजी के साथ में देख रहे हो, आज ऊपर से देख रहे हैं, एक एक चीज देख रहे हो, तुमने कैसे धोखा करा है मेरे साथ में। वो भावुक हो गए। बोले फिर देखो भावुकता छोड़ो, 10,000 भी दे रहा हूं। बोले क्या करना है? कि उसको जाकर मार दो, मलिक काफूर को। तो सैनिक जाएंगे और किसको मार देंगे? मलिक काफूर को। और शासक कौन बन जाएगा? मुबारक शाह खिलजी। अब मुबारक शाह खिलजी शासक बन गया। इनमें से कौन? ये देखो, ये पूरी व्यवस्था बता रखी है। ये कौन है? वो है क्या जब्त माली बैठी हुई? अब मैंने आप लोगों को बताया कि खलीफा उपाधि काय की देता है? काय की उपाधि देता है? सुल्तान की।
इसके पास समय नहीं है कि खलीफा से जाके बोले कि मेरे को सुल्तान की उपाधि चाहिए। इसने तो बोला कि मैं खुद खलीफा हूं। सुल्तान वुल्तान नहीं बनना है, इसका कहना है मैं खलीफा हूं। इसने बोला कि मैं इमाम हूं। इमाम बहुत बड़ा ओहदा होता है इस्लाम में, हर कोई इमाम नहीं बन पाता। तो इसने कहा मैं इमाम हूं, अल इमाम उल इमाम खुद को बोला। इसने बोला मैं खलीफा हूं, खलीफा बन गया ये। इसने बोला मैं खलीफा का अवतार ले लिया है, मैंने खलीफा का अवतार। हिंदुओं से रिलेटेड थे लोग, आसपास की जनता कौन थी? हिंदू थी। इन्होंने अवतार व्यवस्था देखी तो इसने बोला कि मैं खलीफा का अवतार हूं। समझ पा रहे हैं? ये व्यक्ति है मुबारक शाह खिलजी। फिर इसके शौक भी बहुत बढ़िया हैं, मतलब अलग हैं थोड़े। इसको महिलाओं के कपड़े पहनने का बहुत शौक है। ये महिलाओं के कपड़े पहनता है। महिलाओं के कपड़े पहन के ऐसा नहीं कि अपने रूम के अंदर रहे महिलाओं के कपड़े पहन के, ये दरबार में दौड़ लगाता है और ये बोलता है अपने साथियों को, अपने दरबारियों को, अपने सेना प्रमुख को भी कि तू भी औरतों के कपड़े पहन। अच्छा लगेगा। इसको ऐसी संगति पसंद है, इसको अच्छा लगता है जब लोग औरतों के कपड़े पहनते। इसका एक और शौक भी है, इसको निर्वस्त्र होकर घूमना बहुत पसंद है। ये निर्वस्त्र होकर घूमता है, ऐसे लंबी लंबी दौड़ लगाता है, यहां से वहां, वहां से यहां। ये शौक है। आप जब, अरे ये तो बच्चा है, मुबारक शाह खिलजी बच्चा है। आप जब पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे? मोहम्मद शाह रंगीला को, तब आपको एहसास होगा कि कितने विचित्र लोग हो सकते हैं। आप कभी ढंग से पढ़िएगा इनके इतिहास को। अभी तक बहुत सारी चीजें बंदिशें हैं कि यार यहाँ क्या बोलो क्या नहीं बोलो, खुल के पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीजों में बंदिश। तो कभी इनके इतिहास को ढंग से पढ़ना। वो व्यक्ति महिला की गोद में से सर रख के और न्याय दे रहा है लोगों को। अरे बाढ़ में अंदर छोड़ दो इनको, क्या करना सजा दे के। वो बोले इसने हत्या करी है, हत्या तो होती रहती है, कौन सा अमर हो जाता। ऐसे करके लोगों को छुड़वा देता था। 50-50 कैदी उसने शौक में छोड़ दिए। जिनको नहीं देनी थी सजा, इनको सजा दे दो, शक्ल अच्छी लग रही है। ऐसा व्यक्ति, वो दिन रात डांस देखता था, डांस गायन। आप उसको पर कितना भी नेगेटिव मानो, मेरी नजर में तो बढ़िया था। उसने भारतीय नृत्य में बहुत वो करवाया, बहुत बढ़वाया उसको। नृत्य, संगीत, शायरी, इस चीज को बहुत आगे बढ़ाया उसने। इस व्यक्ति ने क्या करा, स्त्रियों के कपड़े वगैरह ये सब तो इसके शौक हैं। इसने देवगिरी को जीत लिया, ये बहुत बड़ी बात है। पहली बार कोई शासक था उत्तर भारत का, मतलब सल्तनत में, जिसने देवगिरी को जीता था। अभी तक तो अलाउद्दीन खिलजी क्या कर रहा था, जीत के छोड़ रहा था और पैसे मंगवा रहा था। पर इसने क्या करा है, इस बार जीत के अपने पास में रख लिया, साम्राज्य का भाग बना लिया देवगिरी को। नाम क्या रखा, कुतुबाबाद या खुतबाबाद। कुतुबाबाद भी बोलते, खुतबाबाद भी, कुतबा नहीं कुतबा, कुतबाबाद या खुतबाबाद। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? इसके समय बरादू का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया था। बरादू का मतलब कभी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि बरादू क्या होता है। बरादू का मतलब वो व्यक्ति जो हिंदू से मुसलमान बना हो, जस्ट पीढ़ियों से मुसलमान नहीं हो। समझ पा रहे हैं? पीढ़ी मतलब पिताजी मुसलमान बने थे, बच्चा मुसलमान निकला, वैसे नहीं। बच्चा जो लड़का है वो खुद अभी अभी हिंदू बना, मुसलमान बना है उसके ही जीवन काल में। पापा मुसलमान नहीं थे, पापा हिंदू थे, मम्मी हिंदू थी, पर वो बच्चा क्या बन गया, मुस्लिम बन गया। उसको क्या बोलते हैं, बरादू। जैसे मैंने नए मुसलमान बताया था, नए मुसलमान कौन होते हैं, मंगोल। वैसे बरादू होते हैं जो जस्ट मुसलमान बने हो, जिनकी पीढ़ियां कभी हिंदू रही हो। तुर्कों को बरादुओं से क्या है, दिक्कत है। मैं फिर बताता हूं आप लोगों को इतिहास। सच में इतिहास पढ़ना चाहिए लोगों को, ऐसे भी पढ़ना चाहिए। आपको दुनियादारी की सच्चाई की समझ हो जाती है। जो भारतीय मुसलमानों को यह लगता है ना कि तुर्की के मुसलमान या अरब के मुसलमान ये बहुत ज्यादा मेरे अपने हैं,
या ईरान के मुसलमान, फारसी मुसलमान बहुत ज्यादा मेरे अपने, वो एक मुकालते में जी रहे हैं। मतलब एक झूठ का एक गोला बना हुआ है, वो उसमें रह रहे, बाहर ही निकल पा रहे, क्योंकि उनको पता ही नहीं, उन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं है। अगर वो इतिहास पढ़ते, मैंने आप लोगों को बताया था बलबन के बारे में। बलबन के समय एक व्यापारी आता है जो जस्ट हिंदू से मुसलमान बना होता है, उसको देख के बलबन बोलता है कि मेरी आंखें जल रही है इसको देख के, क्योंकि भारतीय मुसलमान है और मेरा हाथ बार बार तलवार पे जा रहा है, मैं इसकी गर्दन काट दूंगा, इसके पहले इसको ले जाओ। इतना भेदभाव था भारतीय मुसलमानों के साथ में, इतना भेदभाव। और अपने वाले क्या पता क्यों रोते रहते हैं कि फिलिस्तीन में कौन मर रहा है, किसका क्या हो रहा है। ये थोड़ा सोचना चाहिए। सोचेंगे कब? जब उस चीज को पढ़ेंगे कि हमारे साथ जितने अत्याचार हिंदुओं के साथ में हुए ना, उतने अत्याचार किनके साथ में हो रहे हैं? भारतीय मुसलमानों के साथ में भी हो रहे हैं। और कर कौन रहे? तुर्क कर रहे हैं, अरब कर रहे हैं, ईरानी कर रहे हैं। ये आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बरादू है जिसका नाम क्या है? खुसरो शाह। बहुत बढ़िया व्यक्ति, बहुत बेहतरीन व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, अच्छे से मेहनत कर रहा है, अगला उत्तराधिकारी है, इसको बहुत ज्यादा पसंद है। पर फिर भी आसपास के लोग इसके शासक बनने के बाद में इसकी हत्या करवा देंगे, सिर्फ इतना सा कारण, क्योंकि ये क्या है? बरादू। सिर्फ इतने से कारण के लिए। और इसकी एक और चीज है, आपने नाम सुना होगा निजामुद्दीन औलिया। सॉरी, निजामुद्दीन औलिया नहीं, अजमेर में किनकी दरगाह है? हाँ, चिश्ती। क्या पूरा नाम क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए बोलता है कि या तो मेरे पास में आएंगे या मैं उनको घसीट के बुलवाऊंगा, ऐसा। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पसंद नहीं करता है। पर ये जो है ना बरादू, ये खुसरो मलिक ये करता है, खुसरो शाह इनको बहुत ज्यादा पसंद करता है, ऐसा ध्यान में रहे। आगे बढ़े। जब ये शासक बन जाएगा ना खुसरो शाह, जो एक बरादू है, तो जो मुसलमान है, जो भारत के बाहर से आए हुए तुर्क मुसलमान है, वो किसको बुलाएंगे? गाजी मलिक को। कहां से? अफगानिस्तान की सीमा से बुलाएंगे। वो बोलेंगे कि विधर्मी राजा बन गया है, इसको हटा के फिर से असली मुसलमान को शासक बनाओ। तो ये आएगा गाजी मलिक और किसकी हत्या कर देगा? खुसरो शाह की। नेक्स्ट शासक हम पढ़ेंगे गाजी मलिक। क्या नाम है? गाजी मलिक। गाजी मलिक जो किस नाम पे शासक पे बैठेगा? गयासुद्दीन तुगलक। जीएसटी, इसको हम ऐसे ही बोलेंगे, जीएसटी बोलेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी बोलेंगे। फिरोज शाह तुगलक क्या बोलेंगे? एफएसटी बोलेंगे। तो ये कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। कभी भी किसी के बारे में जानना हो, किसी के भी बारे में, तो बाहर से जज करने की जगह, इतिहास सिखा रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, बाहर से जज करने की जगह उसका बैकग्राउंड देख लो, आप लोग उसको समझ जाओगे। अगर कोई चोर है अगर कोई चोर है तो ध्यान रखना कि उसके घर में कहीं ना कहीं चोर लोग रहे होंगे, उसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं चोर लोग रहे होंगे, उसकी संगति क्या कि थोड़ी चोरों की रही होगी कभी ना कभी। अगर कोई बहुत ज्यादा अच्छा व्यक्ति है तो समझ लेना कि उसके संस्कार ऐसे रहेंगे, उसके माता पिता ऐसे रहेंगे। ऐसे करके हम देख सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है, बहुत ज्यादा हर बात में चिड़चिड़ करता है, तो अपन ये ऐसा नहीं कि उस पर गुस्सा करें, अपन ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं परेशान ज्यादा है चीजों को लेके, घर में कुछ ना कुछ तकलीफें चल रही है। समझ रहे हैं ना? आप सीधे निर्णय लेने की जगह अगर बैकग्राउंड देख लें तो शायद आप सामने वालों को तकलीफ ना पहुंचाएं। समझ रहे हैं बात को? बात आ रही है समझ में? ये आपको सिखा रहा है इतिहास। अगर आपको गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानना हो तो ये जान लो कि वो रहता कहां पे है। गयासुद्दीन तुगलक कहां पे रहता था? अफगानिस्तान में रहता है। कहां पे रहता है? अफगानिस्तान। इसका क्षेत्र क्या है? अफगानिस्तान का क्षेत्र है। कई साल वहां पे रहा है तुर्की, पर रहा कहां है? अफगानिस्तान में रहा है। मूल अफगानिस्तान का नहीं है, इसका है टर्क ही, पर अफगानिस्तान में रहा है। और अफगानिस्तान में जो लोग रहते हैं वो कबीलाई व्यवस्था को मानते हैं, और कबीलाई व्यवस्था में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। कबीलाई जैसे अपन सब अगर एक कबीले के पार्ट है ना, तो आप में से कोई पहचान नहीं सकता कि असलियत में इस कबीले का सरदार कौन है। हम सब साथ में बैठेंगे नीचे एक ही जगह, मैं तुम्हारी थाली से खा रहा हूं, तुम मेरी थाली से खा रहे हो, तुम मेरे से नाराज हो गए तो मनाने के लिए चला गया, मेरे को मान लो सरदार है।
तुम लोगों को बनाऊंगा तो तुम लोग सोच ही नहीं पाते हो इतना, फीलिंग ही नहीं आती तुम्हारे अंदर कि हाँ हम सरदार बन गए हैं। तुम्हारा दिमाग में वही रहता है कि मजदूर कि हमको मजदूरी करनी है, हमको दास बनाओ ना सर, दास बनाओ ना प्लीज। फर्स्ट ईयर के बच्चों को बोला मैंने, एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचो कि आप शासक हैं, कर ही नहीं उनने। मैं जब उनको बोलता हूं कि बेटा आप लोग ऐसे मजदूर बन के बताओ, दास बन के बताओ, फट से आंखें बंद करके अच्छा फील करते, फिर बोलते हैं कि हाँ सर हमारी मजदूरी कब बड़ा हो गए। ये थर्ड ईयर में भी है, थर्ड ईयर में भी यही है। जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तब पढ़ाना पड़ता है कि एक मालिक रहता है और बाकी लोग जो उसके वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, मजदूर। तो मजदूरों के बारे में पढ़ाना पड़ता है। तो मैं उन लोग बच्चों को मालिक बना रहा था, पर वो फील ही नहीं कर पाते मालिक वाली। मेरे को उनको मजदूर खुद को मालिक बनना पड़ता है। मैं बनना नहीं चाहता हूं, पर मजदूरी, वो मजबूरी है मेरी, मजदूरी का मजबूरी। ये अफगान है, ये जो नीति चला रहा है वो रस्म म्यान है, मतलब सामंजस्य की नीति। अलाउद्दीन के एक्सट्रीम लेवल पे चला गया दबाने में लोगों को, ये दबाएगा नहीं, ये सामंजस्य बना के चलने वाला व्यक्ति है। मान लीजिए मैं शासक हूं, गयासुद्दीन तुगलक, और ये भरत मेरे से नाराज हो गया, एक आध बार हो भी गया था कि मैं डांट दिया था, तो मैं इसको मनाने के लिए चला गया। मैंने कहा यार इतना अधिकार नहीं है क्या मेरा? तो बोला आपका जो अधिकार है, आपका सब अधिकार है, आप ही का अधिकार है। फट से मान गया। पर अगर अलाउद्दीन खिलजी के साथ में ऐसा होता, हो जाता मनाने के लिए, क्यों मनाए? पर गयासुद्दीन तुगलक है तो वो जाएगा मनाने के लिए, क्योंकि वो किस व्यवस्था में रहता है, किस कबीलाई व्यवस्था में रहता है। उसके लिए सिंहासन नहीं है, वो बोलता है कि मेरी सिंहासन मेरी तलवार और मेरी ढालें हैं, मेरे को अलग से सिंहासन की जरूरत नहीं है, यही मेरे सिंहासन है। वो सबके साथ में बैठ के खाना खाता है, वो अपने मंत्रियों के घर मनाने के लिए जाता है, मंत्रियों के घोड़े पे बैठ के जाता है, कई बार तो उनको घोड़े बिठा के से लेके चला जाता है कि चलो आप मेरे साथ में चलो है। तो समझ रहे हैं, ये रस्म म्यान तकनीक है उसकी। वो जिस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने लोगों से उनके अधिकार छीन लिए थे, इसने वापस बांट दिए। बोले कि यार बहुत ज्यादा लोगों पे जुर्म नहीं करने हैं, सामंजस्य बना के चलना है, बहुत ज्यादा ढील भी नहीं देनी, पर सामंजस्य बना के चलेंगे। ऐसा कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बोलो बेटा, बोलो बेटा, वो नहीं बोलेगी क्या? बोलोगे तो टंग पे आएगा। अपने पड़ोसी का नाम तो है नहीं कि रमेश मैं पहचानती हूं। सुरेश दोस्त है अपना, पैसा दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये नाम आप लोगों को याद रहने चाहिए, और याद कब रहते हैं? जब चीजें टंग पे आती है। इसलिए आप लोगों को बुलवाता हूं मैं, और बोलना चाहिए। ये क्या क्या कर रहा है? नहर बनवा रहा है। पहली बार नहर बनवाने की स्टार्टिंग किसने करी थी? एक साथ आवाज इंची बेटा, किसने करी थी? हाँ लगनी चाहिए यार। डाक व्यवस्था की स्टार्ट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? इसने वारंगल का अभियान करा और वारंगल को जीत लिया। किसने जीता? फिर ढीले हो गए हो। किसने जीता? जब तक ऐसे नहीं बोलोगे मैं आगे बढ़ाऊंगा ही नहीं। गयासुद्दीन तुगलक ने जब वारंगल का अभियान करा, उसको जीता, तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि बेटे वाह क्या लड़े तुम, आज से तुम मेरा क्या हो? उत्तराधिकारी हो। मैं जब भी मरूंगा सत्ता किसके पास में आएगी? अब वो बेटा रोज सपने देखता है कि मेरे पिताजी कब मरे। सोचिए, ये कटु सत्य है समाज का, कि उसने खुशी खुशी बोला है कि तू मेरा उत्तराधिकारी है। वो बच्चा सपने देखने लगा है कि बस पापा भगवान करे आप जल्दी मरो और मैं अगला आपका वारिस बन जाऊं। अब घटना हो रही है, क्या हो रहा है? निजामुद्दीन औलिया को जब ये बंगाल के अभियान पे था, सॉरी मैं आप लोगों को बताना भूल गया, मैंने नाम गलत बता दिया था। उस समय भी निजामुद्दीन औलिया है ना? निजामुद्दीन औलिया ही बताया था, दूसरा बता दिया था ना। निजामुद्दीन औलिया ही करना उनको भी, जिनको उसने बुलवाया था ना कि आपको आना पड़ेगा। ऐसे ही गयासुद्दीन तुगलक भी बोल रहा है निजामुद्दीन औलिया को कि मैं शासक हूं, और चाहे बड़े से बड़ा कोई भी हो, धार्मिक गुरु भी हो,
उसको मेरे पास में आना तो पड़ेगा, सिर झुकाने के लिए आना पड़ेगा, तो आना पड़ेगा। निजामुद्दीन औलिया ने बोल दिया कि जो लोग भी आते हैं वो मेरे पास में आते हैं, मैं किसी के पास में नहीं जाता। अब दोनों के बीच में हो गया वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, झगड़ा। अब एक तरफ शासक है, एक तरफ धर्मगुरु है, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? आज का दिमाग लगाओ और बताओ कौन जीतेगा? शासक? पक्का? आप लोगों ने देखे धार्मिक गुरु के समारोह? बड़े बड़े नेता के क्या करते हैं? बड़े बड़े नेता के धोख लगा के जाते हैं कि नहीं जाते? फिर कैसे जीत जाएगा शासक? धर्म गुरु शासक के धोख लगाता है कि शासक धर्म गुरु के धोख लगाता है? धर्म तो यार सत्ता का वो है, धर्म पे राज कर लो एक बार धर्म को अपने अंडर ले लो, सब धरा के धरा रह जाएगा। बस आपको उस चीज पे पकड़ करने की जरूरत है। इसने बोला निजामुद्दीन औलिया को कि मेरे पास में आना पड़ेगा, अगर नहीं आओगे तो मैं घसीट के लेके आऊंगा। मैं आ रहा हूं, कहां से आ रहा हूं? बंगाल का अभियान करके आऊंगा और जस्ट तेरे को घसीट के लेके आऊंगा। ये चिट्ठी भिजवाई है बकायदा निजामुद्दीन औलिया को। तो निजामुद्दीन औलिया ने एक चिट्ठी भिजवाई, किसको? गयासुद्दीन तुगलक को। उसमें सिर्फ 2 लाइन लिख रखी थी, और उस पर लिखा था हुनूस दिल्ली दूरस्त, हुजूर अभी दिल्ली दूर है, अभी आप पहुंचे नहीं हो दिल्ली में, पहले दिल्ली आ तो जाओ जिंदे, फिर देखा जाएगा। इसी बीच में जब बंगाल का अभियान करके आता है तो अफगानपुर की जगह है जहां पे इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक एक बड़ा सा शामियाना बना के बैठा हुआ होता है। शामियाना मतलब रुकने की जगह, और अच्छा खासा कि पापा आप आराम करना, बहुत थक गए हो बंगाल के अभियान से, तो मैंने आपके स्वागत के लिए शामियाना बनवाया है, आज आप रात यहीं पे निकालिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, आपके लिए पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है, तो आप आराम करिए पापा आज। तो पिताजी खुश हुआ, बोले कि बेटा समझदार हो गया है मेरा, जब से उत्तराधिकारी बना है तब से बेटा बहुत ज्यादा समझदार हो गया है। अब कुछ समय बाद ऐसा होता है कि ये जो शामियाना रहता है, ये मान लीजिए शामियाना अच्छा बना है, अच्छा लग रहा है, यहाँ पे यहाँ रुका हुआ है। कुछ समय के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक जब वो आराम कर रहा होता है, गयासुद्दीन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक अंदर जाएगा और अपने जो 3-4 दोस्त हैं उनको बोलेगा कि बाहर चलो बाहर चलो। तो बोले क्या हो गया? कि नमाज पढ़ने के लिए चलना है। तो बोले हम नहीं जा रहे। बोले चलना पड़ेगा। सबको बाहर निकाल दिया। अब बस गयासुद्दीन तुगलक और उसके 3-4 जो सहायक है वो सब अंदर है। फिर एकदम ऐसा कुछ होता है कि पूरा जलने लग जाता है और शामियाना और गयासुद्दीन तुगलक अंदर ही मर जाता है। अब जो इतिहासकार हैं, बर्नी, बदायूनी, जो अलग अलग इतिहासकार हैं, इसामी, ये सब अलग अलग बातें करेंगे। कोई बोलेगा कि हाथी टकरा गया था शामियाने से, तो पूरा शामियाना गिर गया और उसमें गिर के गयासुद्दीन तुगलक मर गया। कोई बोलेगा कि बिजली गिर गई थी, तो बिजली के गिरने से आग लग गई थी। पर इसमें से एक भी सत्य बात नहीं है। क्यों? क्योंकि शामियाना को बनाने वाले का नाम था अहमद अय्याज, ये लिख रखा है। ये कहां पे था? अफगानपुर में था। ये षड्यंत्र जो पूरा रचा था। अहमद अय्याज को मोहम्मद बिन तुगलक अपना प्रधानमंत्री बनाएगा बाद में जाके, और अहमद अय्याज वही व्यक्ति है जिसने पूरा बना के रखा था। समझ पा रहे हैं? पूरा षड्यंत्र पहले से रच रखा था। नहीं तो आप कुछ सोचिए, जिसके कारण पिताजी की मृत्यु हो गई है, जिसने जो घर बनाया था उसके कारण, आप प्रधानमंत्री बनाते क्या उसको? बनाते? हाँ क्या ना? हाँ बना देते। जो लोग छुपे हुए, अरे यार षड्यंत्र रचना कोई हमसे सीखे बनाते? कोई बना पाता? तो उसने बनाया। वो प्रूफ है बहुत बड़ा कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र में उसका हाथ था। चलिए मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ते हैं। इसकी किस्मत कुछ कुछ मेरे और आपके जैसी है। शायद आप लोग खुद से इसको रिलेट कर पाएंगे कि हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वो बुरा हो जाता है। हाँ वैसा ही कुछ, कि हमने तो अपने जीवन में ये कोशिश करी कि बस भला करते रहें,
और क्या होता रहा, बुरा होता रहा। उसके निष्कर्ष हमेशा बुरे ही निकले। मैं भी उसको खुद के जैसा ही समझ रहा हूं। अब हम देखते हैं कि इतनी बुरी किस्मत वाला शायद ही कोई होगा। इतनी बुरी किस्मत वाला। हम देखते हैं इसकी बुरी किस्मत कैसे रही, कैसे लाइन से इसने अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करी और इसका सारा व्यवस्था बिगड़ती गई। इसने सबसे पहले क्या करा, कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके पिताजी के साथ लग रहे हैं। ये तो व्यक्ति बहुत बहुत योजनाबद्ध तरीके से बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रयास करेगा, और वो सब बिगड़ते जाएंगे। सबसे पहले तो इसने क्या करा, दोआब में कर वृद्धि कर दी। दोआब मतलब समझ गए, गंगा यमुना, ये दोआब। यहां पे क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया, और टैक्स अच्छा खासा बढ़ा दिया इसने कि गंगा यमुना में इतनी पैदावार है, पैसा मिलेगा, मजा आएगा। पर जिस समय इसने बढ़ाया टैक्स, उसी समय क्या गया, अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ा है तो किसान कुछ उगा पाएंगे क्या, नहीं उगा पाए। इसने जिन लोगों को भेजा था टैक्स लेने के लिए, वो तो टैक्स लेके आएंगे। पहले जैसी व्यवस्था थोड़ी क्या, फोन पे बोल दे कि भैया अकाल पड़ गया, या फिर न्यूज में आ गया कि अकाल पड़ गया, ऐसा कुछ था नहीं था। इसको किसी ने बताया नहीं, वो लोग लेने के लिए गए टैक्स, उनको किसी ने दिया नहीं, तो उन्होंने मारकाट चालू कर दी। किसान बेचारे पैसे दे ही नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने खुद ने आत्महत्या करना चालू कर दी। खुद खा नहीं पा रहे हैं तो जानवरों को क्या खिलाएंगे, जानवरों को भी खिलाना पड़ता है ना भाई। खिलाते हो ना आप लोग, चारा डालते हो, चारा क्या बोलते हैं, सुकला, वो डालते हैं, हाँ जो भी है वो सब डालते हैं। तुम लोग बहुत ज्यादा डीप में क्यों चले जाते हैं इन चीजों को लेके। मेरे को पता है, मैं अच्छे से जानता हूं, आप लोग कृषक वर्ग से हो, आप लोगों को मेरे से ज्यादा नॉलेज है उस चीज का। आप लोग जान करके ऐसे वर्ड्स बोलते हो जो इसको समझ में नहीं आए, ठीक है। बहरहाल आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना। अब आपके पास में आपके जो खुद के भी खाने के लिए कुछ नहीं है, अपने जानवरों को भी खिलाने के लिए कुछ नहीं है, क्या करोगे? बस बेटा, किसान कृषक प्रेम करता है अपने जानवरों से, पर कहाँ छोड़ेगा, दूसरे लोग लूट लेंगे, तेरे सामने लूट के ले जाएंगे ना, मार खा लेंगे, फिर क्या करेगा? कहाँ तो तू छोड़ेगा तो वो जान देंगे क्या लोग, क्या हाँ ये जा रहा है। हाँ ऐसा नहीं होता यार। तूने भैंस छोड़ दी, अब भैंस घूम रही है, अब बाकी लोगों की नजरों में कि देखो देखो भैंस, वो तो रखेंगे ना खुद के पास, तो फिर तो वो भैंस मार के खा लेंगे, तो वो भैंस मार के खा लेंगे ना भाई, इतना तो समझो। इसलिए वो लोग क्या करते थे कि उन्होंने पाला है भाई, अभी जैसी स्थिति नहीं है कि अपने पास में ट्रैक्टर भी सब है, उनके लिए सब कुछ वही था बेटा। तो जब वो मर रहे हैं ना, तो उनको मार रहे हैं साथ में, अपने साथ में कुएं में ले कूद रहे हैं। इसका कहना है कि एक कुआं है, मतलब इस मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ, कहां से प्रश्न लाते हैं कि कुएं में कोई नहीं मरेगा। कुएं मैंने कुदाया, मतलब मैंने क्यों कुदाया, पहले ही तो क्या चल रहे हैं, पानी है नहीं, लगभग आधा 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 कुआं खाली है, आधे कुएं मैंने खुदाया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कभी तो मरेगी। और श्वेता का ये कहना है कि वो तैरेगी, वो मछली बन जाएगी पानी में जाके। हाँ श्वेता को ये लगता है कि जब तक भैंस बाहर है तो भैंस है, भैंस पानी में जाने के बाद जल परी बन जाती है, मर जाएगी, थक के मर जाएगी, तो मरेगी तो सही। फिर नेक्स्ट राजधानी परिवर्तन। एक चीज फेल हो गई, अब इसने फिर दिमाग लगाया। दिमाग, कुछ लोग होते हैं जिनके दिमाग चलते ही रहते हैं, जो शांत नहीं बैठ पाते,
इसने फिर दिमाग लगाया, बोले क्या करूं क्या करूं, एक काम करता हूं ना, यहां से राजधानी उठवा लेता हूं दूसरी जगह। इब्ने बतूता बोलता है कि इसने राजधानी इसलिए बदली थी क्योंकि लोग इसको क्या करते थे, चिट्ठी लिखते थे और पत्थर बांध के इसको चिट्ठियां फेंकते थे, उसमें लिख रही थी गालियां। ईसामी बोलता है कि ये खूनी और रक्त पिपासु है, मतलब इसके मन में बहुत ज्यादा पाप है। बदायूनी बोलता है कि इसने दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए, उनको सजा देने के लिए राजधानी परिवर्तन करा था। पर आज के इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, इसका राजधानी परिवर्तन का जो सोच थी वो अच्छी थी। वो ये चाहता था कि राजधानी परिवर्तन करने से क्या होगा, बीच में आ जाएगी राजधानी, तो उत्तर और दक्षिण दोनों जगहों पे वो राज कर पाएगा। ऐसी इसकी सोच थे, विचार बहुत उच्च थे, पर जो काम करेगा वो बहुत बेकार करेगा। मतलब बोलते हैं ना, सोच अच्छी है, योजनाएं अच्छी है, पर उसको क्रिएट नहीं कर पा रहा है, वो ढंग से उसको जमीनी स्तर पे नहीं ला पा रहा। राजधानी परिवर्तन करने में इसने क्या बोला, सब दिल्ली वालों बोलते हैं कि चलो यहां से देवगिरी। कहा चलो देवगिरी, कुत्तों को भी उठवा लिया वहां से कि कुत्ते भी, इस गली का कुत्ता वहां देवगिरी में उस गली में रहेगा, ऐसे करके। ये सब काम कब करा उसने, उस मूर्ख ने गर्मी में करा। गर्मी में कहीं जाते हैं क्या? गर्मी में आधे लोग बीमारी से मर गए जाते जाते ही। फिर वहां गया, राजधानी, ऐसा नहीं पूरी राजधानी खाली हो गई, ये चीज पॉसिबल नहीं। राजधानी में भी लोग रहे, दिल्ली में भी रहे, पर उसने जो व्यवस्थाएं करी ना वो सही नहीं करी। पानी की व्यवस्थाएं थी, बुजुर्गों को पहले लेके चला गया मूर्ख। पहले धीरे धीरे बसाते हैं ना, फिर वहां देवगिरी में पहले से ही व्यवस्था नहीं है तो और व्यवस्थाएं बिगड़ गई। फिर देवगिरी में जाने के बाद बोलता है कि एक काम करते, दिल्ली चलते हैं वापस। ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। फिर दिल्ली आया, फिर दिल्ली आया। एक और चीज भी है कि जब इसने देवगिरी में राजधानी बसाई ना, तो दिल्ली में विद्रोह छिड़ गया, क्योंकि कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि मोहम्मद बिन तुगलक को मार दिया किसी ने। अफवाह चीज ही ऐसी है, मैंने बोला ना, अफवाह चीज ही ऐसी है। आज अपन यहां तय करें, अगर अपन आज यहां तय कर लें कि अपन में से 10 जनों ने यहां भूत देखा है ऊपर की तरफ, मैं बोल रहा हूं 3-4 दिन बाद आपके पास में कोई आएगा कि मैंने किसी को देखा था वहां पे। ये सच्चाई है। अफवाहें ऐसे ही फैलती और उसको असलियत में भी नजर आने लगेंगे यहाँ लोग, जो असलियत में है नहीं, बस अफवाहें हैं। हमारे पास में भी ऐसी कई सारी अफवाहें आई थी जब हम स्कूल में थे कि मेरे एक दोस्त को किसी ने मारा है। हम उसको सही ही समझते थे, पर जिन्होंने फैलाई थी वो हमको बताते हैं कि वो हम लोगों ने ऐसी फैलाई थी। तो ठीक है, अपने को एक मैं एक दर्शन की बुक पढ़ रहा था, उसमें बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है कि आप जिन चीजों को देखते हो उस पर आधा विश्वास करो और जिन चीजों को सुनते हो उस पर विश्वास ही मत करो। गहरी बात थी, नहीं मैं पढ़ा रहा हूं, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। मैं दिखा भी रहा हूं क्यों ना, और पढ़ा भी रहा हूं, दोनों साथ में चल रहा है। नेक्स्ट फिर उसके दिमाग में आया कि और क्या करूं, तो उसने बोला कि एक काम करता हूं, सांकेतिक मुद्रा चला देता हूं। सांकेतिक मुद्रा मतलब समझते हैं आप क्या? आज भी सांकेतिक मुद्रा ही है। जो चीज आपके पास में रुपए का नोट है वो असलियत में कुछ दाम है क्या उसके? उस चीज के कोई दाम है क्या? वो तो नोट है कागज का, पर अपन उससे चीजें खरीद सकते हैं ना। तो सांकेतिक मुद्रा हुई कि नहीं हुई? सांकेतिक मुद्रा मतलब अगर उसको नष्ट कर दो, मतलब उसको अगर 1000 टुकड़े कर दो, उसके यूज में आ पाएगा? उसकी कोई कीमत है नहीं है। पर ये अगर सोने का सिक्का रहेगा, उसको कितना ही तोड़ लो, कितना कुछ भी कर लो, कीमत घटेगी क्या? घटेगी? कौन बोल रहा? हाँ, उसको सिक्के को उल्टा करके गोल बना दो पूरा, उसकी कीमत घट जाएगी क्या? वजन के हिसाब से नपेगा। चांदी के साथ में भी ऐसा ही है, धातु के साथ में भी ऐसा ही। सांकेतिक मुद्रा मतलब ऐसा जिसकी कीमत उतनी ना हो पर उसको उतना बनाया गया। समझ में आ रहा है? तो इन लोगों ने भी ऐसा ही करा। इन्होंने चांदी की जगह काय का उपयोग करा? कांसा। कांसा, कांसा या कांसा, कांसा है ना,
कांसा, इसका उपयोग करा। थक गए हो, है ना? पानी पी के आना है, मुंह धो के, है ना? थके थके क्या तुम्हारी इस उम्र थक रहे हो तुम? कहाँ बोला मैंने? वो तो ये बोला था कि सोच लेना कोई सा टॉपिक। सांकेतिक मुद्रा चला रहा है ये कांसे की। 5 मिनट का भी आराम नहीं दूं? वैसे 10-15 मिनट की क्लास है, ले लूं? कांसे का उपयोग कर रहा है चांदी की जगह, मतलब एक चांदी के सिक्के की जितनी कीमत रहेगी उतने का ही कीमत रहेगी कांसे के सिक्के की। अब अगर मैं आप लोगों को ये ऑप्शन दूं कि एक चांदी की कीमत की सिक्के की कीमत एक कांसे की कीमत के बराबर हो जाएगा या लोहे के सिक्के की कीमत के बराबर हो जाएगा, आप लोग क्या करोगे? क्या करोगे? मेरे को जानना है, क्या करोगे? क्या क्या बनाओगे? चांदी के सिक्के बनाओगे कि लोहे के? लोहे के। और लोहे के सिक्के बना के क्या करोगे? चांदी के सिक्के खरीद लोगे, यही करोगे ना? कितना बढ़िया काम, असली की मुद्रा खरीद लो। ये तो क्या है, आज है कल खत्म हो जाए, और वो चांदी तो जीवन भर चलेगी। हाँ बोलो। कई की क्लास? मेजर हिस्ट्री की क्लास कितनी बजे थी? क्यों? बैठा बेटा। क्लास के बाद में मैं पूछूंगा बेटा आप कहां से आते हो, ना चिंता मत करो। अब उससे क्या हुआ कि ऐसा बढ़नी बताता है कि इस व्यवस्था के बाद से हर हिंदुओं के घर क्या बन गए? टकसाल बन गए। टकसाल मतलब समझते हैं, जहां सिक्के ढालते हैं। हिंदू लोग क्या करने लगे? कांसे के सिक्के बनाने लगे और उसका उपयोग काय में करने लगे? चांदी खरीदने में करने लग गए। अब पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी, क्योंकि जो असलियत में जिसका उपयोग वो करवाना चाह रहा है वो तो कोई लेने को ही मना कर रहे हैं लोग कि नहीं हम नहीं देंगे चांदी इसके बदले। सामान भी लोग देने से मना करने लग गए, तो ये भी इसकी चीज क्या हो गई? फेल हो गई। इसका कारण भी था, इसने कोई सी बहुत ज्यादा, अभी आप नकली बना के देख लो नोट, हिम्मत हो तो बना पाओगे? नहीं बना सकते। पर उस समय कांसे की व्यवस्था आप आराम से कर सकते थे, और कोई बहुत ज्यादा टिपिकल, बहुत ज्यादा कठिन डिजाइन नहीं था। और कोई सा कठिन डिजाइन होता तो बनाने में लोगों को दिक्कत आती। फिर ये भी खत्म, इसकी 3 चीजें तो खत्म हो गई। फिर इसने बोला और क्या करूं क्या करूं? एक काम करता हूं, मेरे पहले वालों ने बहुत जगह जीती है, मैंने अभी तक जगह नहीं जीती है ढंग से, तो मैं जीतने का काम करता हूं जगहों को। तो इसने अलग अलग शासकों से, उत्तर में कहीं ना कहीं जो उज्बेकिस्तान है वहां के शासकों से, ईरान के शासकों से, इनसे के बोला कि अपन एक जगह पे अफगानिस्तान तरफ आक्रमण करके उस क्षेत्र को जीत लेंगे। कहां पे? खुरासान को जीत लेंगे। ये ईरान और अफगानिस्तान के बीच का एरिया है, उस खुरासान को जीत लेंगे। और इसके लिए इसने बहुत बड़ी सेना बना ली, सेना को पैसे भी दे दिए। और उसी समय जो उज्बेकिस्तान का शासक था वो मर गया, और ईरान के शासक ने, जो ये शासक है यहाँ का खुरासान का, उससे हाथ मिला लिया। है इसकी बुरी किस्मत? कितनी बुरी किस्मत है इसकी। तो इसने जो 5 लाख की 3 लाख की सेना बनाई थी ना, वो किसी काम की नहीं रही, किसी काम की नहीं। तो इसने उस सेना को क्या करा, उसमें से बहुत सारे सैनिकों को निकाला और बोला कि तुम कराचील के अभियान पे चले जाओ। कराचील एक बर्फीली जगह है, उस बर्फीले अभियान पे जाओ। असलियत में उनको मारने के लिए भेजा था कि तुम ठंड से ही मर जाओगे। तो ज्यादातर गए, 2-2.5 लाख सैनिकों को भेजा, उसमें से बस 10-11 लोग आ पाए, बाकी सब वहीं मर गए। तो ये भी फेल, ये भी फेल। फिर इसने क्या करा, एक व्यवस्था चलाई, सस्यावर्धन या फसल चक्र, जो अपने अभी भी चलता है, चलाते हैं आप लोग। उससे उर्वरकता बनी रहती है, में एक फलीदार पौधे उगाने से भी जो जमीन है उपजाऊ बनी रहती, राइट? तो ऐसे ही उसने फसल चक्र चलाने के लिए बोला। इसने उन लोगों को बहुत पैसा दिया, क्या फसल चक्र चलाओ। और एक कई 100
बीघे या फिर बोल सकते हैं एकड़ की जमीन ली इनने। उस जमीन को काय के लिए प्रयोग में लाएंगे कि अपन इसमें रिसर्च करेंगे कि अगर फसल चक्र चलाते हैं तो उपजाऊ कितनी बढ़ती है, उपज कितनी बढ़ती है। ये व्यवस्था करी इन्होंने, और इन्होंने जिस जगह व्यवस्था करी वो मिट्टी उपजाऊ थी ही नहीं। इसके मंत्रियों ने क्या करा, पैसे खाने के लिए ऐसी जमीन, बोलते ना, क्या बोलते हैं अपन, बंजर जमीन ले ली उसने। और ये भी पूरा क्या कर गया, फेल कर गया। लाइन से फेल। फिर इसने 2 ऋण चलाए थे, सोनधरा और तकावी ऋण। ये चीज अच्छी, वो किसके लिए चलाए थे, किसानों के लिए, कि मैंने किसानों का इतना नुकसान करा है तो उन किसानों को या तो मुफ्त में मैं वो दे दूं, बिना ब्याज के पैसे दे दूं, या बहुत कम ब्याज पे पैसे दे दूं। बिना ब्याज के सोनधरा, तकावी मतलब थोड़ा सा ब्याज से। फिर अकाल संहिता बनाई इसने कि अकाल अगर पड़ता है तो क्या क्या करने चाहिए। तो ये इसकी विशेषता रही। धीरे धीरे इंसान में समझ आती है ना, ठोकरे खा के ठाकुर बनते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आई, पढ़ लोगे। कुछ भी डाउट है क्या, इसको देख लो, कुछ डाउट दिख रहा है, जल्दी देखो, कुछ डाउट है, कुछ डाउट है, देख लो, देख के बोलो। जरा भी डाउट हो तो पूछ लो बेटा। अगली बार मेरे को ऐसा मत बोलना कि इसका आंसर नहीं आ रहा मेरे को। डाउट है, डाउट है इसमें? ये बंद कर देंगे, फिर पूछ लेना भले। बरादू कैसे शासक बन गया था? अच्छे काम करके, मतलब एजे उसको नौकरी पे रखा, नौकरी पे रखने के बाद में राजा तो कदर करेगा ना। तू बरादू है तो मेरे लिए थोड़ी क्या है, राजा के लिए नहीं था। मुबारक शाह खिलजी इन सब चीजों मानता नहीं था, वो तो मंत्री मानते हैं। इसलिए मेन तो राजा की चल रही है ना। दौड़ अच्छी लगाता होगा। तुम भावुक क्यों हो जाते हो यार? सोचते तो थे महिला कपड़े पहन रहा, क्या दिक्कत है उसमें? आजकल ही पहनते हैं एक दूसरे कपड़े लोग। ठीक है, कुछ है डाउट? ठीक है बेटा, धन्यवाद। क्या